हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। विविपेरस का मतलब होता है कि ह्यूमन डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़नी है। गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस पढ़नी है। फिर उसके बाद हमें इंसेमिनेशन पढ़ना है, मतलब कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी में जाएगा फीमेल गैमीट से मिलने। फिर उसके बाद वो दोनों ही गैमीट फ्यूज़ करेंगे, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फीमेल बॉडी में इम्प्लांट होगा। फिर 9 मंथ का जस्टेशन पीरियड होता है और फिर जब बेबी डिलीवर होता है उसको बायोलॉजी के टर्म में हम पार्चुरेशन बोलते हैं। अभी आप एनसीईआरटी में देखो तो पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हमें गैमेटोजेनेसिस दिया हुआ है। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, फिर ooजेनेसिस पढ़ना है। लेकिन हम इस वीडियो में कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। जितना भी मेल का चीज़ है, मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल का गैमेटोजेनेसिस, वो सब हम एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद फीमेल का पूरा पार्ट एक साथ कवर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमें टेस्टिस पढ़ना है। टेस्टिस पेयर में होती है। ह्यूमन मेल में 2 टेस्टिस पाई जाती हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है एक पाउच में, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि यहीं पर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना भी होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है। डेट्स वाई ये बॉडी से थोड़ा बाहर होती हैं। इनकी लेंथ बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर तक होती है। दोनों ही टेस्टिस के पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल होता है, इसी से स्पर्म बनते हैं, इसी सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और दूसरा है सर्टोली सेल्स जो कि स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छा स्पर्म बने। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के आसपास इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी कई टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम ही है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें हम लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसिस करना और उसे सिक्रेट करना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो रीटी टेस्टिस होती है, वॉसा एफ्रेंशिया होता है, एपिडिडाइमस होती है, वॉस डिफरेंस होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स होता है जो कि पेयर्ड होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि पेयर्ड नहीं होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो कि दोबारा से ये भी पेयर्ड होता है। ये तीनों जो ग्लैंड्स होते हैं इनके सिक्रेशन में फ्रक्टोज, कैल्शियम और भी कई एंजाइम्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्पर्म के ग्रोथ के लिए। और हाँ, जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है पेनिस, उसको भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट करता है। तो अब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेनिस का इनलार्ज्ड एंड जिसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ये एक लूज फोल्ड टिश्यू से कवर्ड होता है जिसे हम फोरस्किन बोलते हैं। कहीं कहीं का कल्चर होता है और कुछ रिलीजन में पेनिस की फोरस्किन को रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को सर्कमसिशन बोलते हैं। इस प्रोसेस का बेनिफिट ये है कि मेल्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी नहीं हो पाता है अगर अब हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमें पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जो टेस्टिस में मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओवरी में जो फीमेल गैमीट, ओवा, ओवम और या फिर एग जिसे बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसे हम ooजेनेसिस बोलते हैं। तो चलो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा स्पर्मेटोगोनिया जो कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि डिप्लॉयड होता है। ये करता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस मतलब कि ये इक्वल डिवीजन कर रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा। तो कुछ
जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होंगे वो तो रिजर्व हो जाएंगे और कुछ अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। जब इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तब हम इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करेंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड करेंगे और स्पर्मेटिड्स फॉर्म करेंगे। स्पर्मेटिड्स में वो टेल नहीं होगी, स्पर्म में टेल होती है राइट, तो वो टेल लाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाएगा। अभी ये स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल में है। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल के आगे जाएगा, मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल से ये स्पर्म निकलेगा, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। ओके, सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म जाएगा कहाँ? सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म जाएगा रीटी टेस्टिस में, फिर वॉसा एफ्रेंशिया में, फिर एपिडिडाइमस में, फिर वॉस डिफरेंस में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर यूरेथ्रा में, और पीनस के थ्रू ह्यूमन मेल की बॉडी से वो बाहर हो जाएगा स्पर्म, जिसे हम इजैकुलेशन भी बोलते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जो स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म जब सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकल रहे हैं उसे हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। और जब ये स्पर्म मेल बॉडी के बाहर निकलते हैं उसे हम इजैकुलेशन बोलते हैं। एक इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अगर कोई ह्यूमन मेल फर्टाइल है या नहीं फर्टाइल है ये पता लगाना है तो उसके जो 60% स्पर्म होंगे उसके नॉर्मल शेप साइज़ होने चाहिए और 40% की अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए, तब वो एक ह्यूमन मेल फर्टाइल होगा, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकता है। हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। ये ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, LH और FSH। LH वर्क करता है लेडिक सेल्स पर, और लेडिक सेल्स एंड्रोजन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन से ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसी हार्मोन से। FSH की बात करें तो ये सर्टोली सेल पर एक्ट करता है और सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोड्यूस करता है, इनहिबिन सिक्रीट करता है। इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जब मेल्स में बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है तो इनहिबिन FSH को निगेटिव फीडबैक देता है। जब ये इनहिबिन FSH को निगेटिव फीडबैक देता है तब एंड्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को फीडबैक देता है निगेटिव, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देता है। तब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कम रिलीज होता है या रिलीज होना बंद हो जाता है, तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है या थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कभी ख़त्म नहीं होती है, चला करती है, बस हाँ थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है प्रोसेस। स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। हेड में एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम मॉडिफाइड गोल्गी हम बोल सकते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एंजाइम्स भरी हुई होती है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। जो मिडल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो एनर्जी सोर्स होता है, और टेल तो मोटिलिटी का काम करता है। यही चीज़ होगी आपको स्पर्म में लर्न करनी है। ह्यूमन मेल से ऐसे डायरेक्ट स्पर्म नहीं निकलते हैं, सीमेन निकलता है और सीमेन में ही स्पर्म होते हैं। मतलब जो स्पर्म होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो सेमिनल वेसिकल्स की कुछ सिक्रीशन होती है या जो कुछ भी थोड़ी बहुत सिक्रीशन ह्यूमन मेल में होती है, उन सब को मिला के हम सीमेन बोलते हैं। सीमेन में ही स्पर्म होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं और गैमीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवरीज फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करती है और सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं और दोनों ही ओवरीज 3 एपिथेलियम से कवर्ड होती हैं, और ओवरी की कैविटी को हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। दोनों ही ओवरी पेल्विक से कनेक्टेड होती हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है, जिसे हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये पेरिफेरी ऑफ ओवरी से निकलता है, यूट्रस तक जाता है। जो पार्ट ओवरी से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, उसे हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम फिम्बरी बोलते हैं। जब ओवरी में ओवा बन जाता है तो यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम फिम्बरी बोलते हैं, ये ओवा को उठा के एम्प्यूला में रखती हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। इससे आप याद कर सकते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और फिंगर्स का काम होता है कोई भी चीज़ उठाना
ना रखना, ठीक है। इनफंडिबुलम के बाद आता है एम्प्यूला और फिर ये यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है विद इस्थमस। लास्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट का, फेलोपियन ट्यूब का, उसके पास बहुत ही ज़्यादा नैरो ल्यूमन होती है। यूट्रस की बात करें तो ये पियर शेप्ड का होता है जिसे हम वुम्ब बोलते हैं, हिंदी की लैंग्वेज में जिसे हम कोक बोलते हैं। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स की ओपनिंग को हम सर्वाइकल कैनल बोलते हैं और ये सर्वाइकल कैनल के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है जो कि स्पर्म की एंट्री नहीं करने देता है फीमेल बॉडी में। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि सर्वाइकल कैनल में इतना ज़्यादा म्यूकस प्रेजेंट होता है जो स्पर्म की एंट्री नहीं देता है, तो स्पर्म फीमेल बॉडी में चला कैसे जाता है और जाइगोट फॉर्म कैसे हो जाता है, ये भी हम देखेंगे। सर्वाइकल कैनल और वेजाइनल ओपनिंग को मिलाकर बर्थ कैनल बनती है, मतलब यहीं से बेबी डिलीवर होता है। यूट्रस के पास 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, मायोमेट्रियम मिडल थिक होती है, स्मूथ मसल होती है ये, और मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये जब बेबी डिलीवर होता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है। एंडोमेट्रियम सबसे लास्ट वाली लाइन होती है और ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये हम देखेंगे। अब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करने वाले हैं फीमेल बॉडी में। फर्स्ट है मॉन्स प्यूबिस जो कि कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। सेकेंड है लेबिया मेजोरा जो कि फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। याद रखना वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है। लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ठीक है, जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, नीचे होता है। फोर्थ है हाइमन जो कि वेजाइनल ओपनिंग की कवरिंग होती है, जिसे हम आमतौर की ज़िंदगी में सील भी बोलते हैं। और बहुत लोग का मानना होता है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही ये हाइमन टूटती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेल बचपन में गिर गई होगी तब भी ये हाइमन टूट सकता है, साइकिल चलाने से भी ये हाइमन टूट सकता है, मतलब बहुत झटका देने से बॉडी को ये हाइमन टूट सकता है। और लास्ट है जो लेबिया माइनोरा के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। मेमरी ग्लैंड, ये फीमेल्स में पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रेस्ट के नाम से या फिर स्वेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम होता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद मिल्क की फॉर्मेशन होती है ताकि बच्चे को कुछ न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। उस मेमोरी लोब्स में एल्वोलाई होती है और एल्वोलाई के ल्यूमेन में, मतलब उसके अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है। फिर ये कनेक्ट होती है मेमोरी टिब्यूल से, बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स मिलकर फॉर्म करती हैं मेमोरी डक्ट को, बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलकर फॉर्म करती हैं मेमोरी एम्प्यूला को, और मेमोरी एम्प्यूला कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से जहाँ से मिल्क सक्ट आउट होता है। oogenesis हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट इन ओवरी, उसी को हम oogenesis बोलते हैं। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ये कब स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, तभी मिलियंस ऑफ ओगोनिया फॉर्म्ड हो जाते हैं इन ईच फीटल ओवरी, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट होती है तब जब वो बच्ची प्यूबर्टी तक पहुँचती है। oogenesis स्टार्ट होती है oogonia से, वो माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करती है, फिर उसके बाद उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ठीक है, वो ग्रो करती हैं। तब उस बड़े हुए साइज की ओगोनिया को हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट करना स्टार्ट कर जाती है, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज डिप्लोटिन में अरेस्ट हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये कब हो रहा है, ये जब बच्ची एम्ब्रियो है, जब वो माँ के वुम्ब में है, तभी ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte अपने ऊपर अपने आसपास एक सेल्स की लेयर फॉर्म कर लेगा, ग्रैनुलोजा सेल्स की। अब हम इसे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। और ये बच्ची का जब बर्थ होगा, फिर पूरा चाइल्डहुड गुजरेगा, और फिर जब ये प्यूबर्टी तक पहुंचेगी तब तक दोनों ही ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे। और फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स और भी ज़्यादा न्यू ग्रैनुलोजा सेल्स की लेयर बनाएगा और थीका की लेयर बनाएगा, तब हम इसे सेकेंडरी फॉलिकल का नाम दे देते हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना की लेयर आ जाएगी, और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी जिसे हम एंट्रम बोलते हैं, और तभी ये फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही वो स्टेज होती है जब प्राइमरी oocyte की मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ये जो डिवीजन होता है ये अनइक्वल डिवीजन होता है, एक पोलर बॉडी फॉर्म होती है और सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। ये सेकेंडरी oocyte अभी भी उन लेयर्स के अंदर ही है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही है। तो ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा अपने ऊपर जोना पेलिसुइडा की लेयर लाके।
सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, पीछे जितनी भी लेयर्स बचती हैं जोना पेलिसिडा और थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रेनुलोसा सेल्स की, उन सबको मिलाकर हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं और इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी में, वो भी हम आगे देखेंगे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte निकला हुआ है, रप्चर हुआ है, वो मियोसिस सेकंड करेगा और फिर दोबारा से मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाएगा। अब ये मियोसिस सेकंड तभी पूरी होगी जब स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा। स्पर्म आएगा, ऊटिड फॉर्म होगी और सिंगैमी होने के बाद, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ये सब हम आगे देख लेंगे, लेकिन अभी हम ये पढ़ेंगे कि अगर स्पर्म नहीं आएगा तो क्या होता है ओवा के साथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फीमेल प्राइमेट्स में मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ये साइकिल एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक रहती है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट 28 डेज की ये साइकिल होती है। एक लड़की की लाइफ की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि फर्स्ट पीरियड, उसको हम मेनार्क बोलते हैं और एक विमेन का लास्ट पीरियड, उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। वो 45 से 50 की एज में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ल्यूटियल फेज। फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो अभी हमने यूट्रस की लाइन के बारे में बात की थी, तो एंडोमेट्रियम में मैंने कहा था इसका बहुत बड़ा रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अब मैं बताती हूँ, यूट्रस जो होता है ना, सास होती है लड़की की ज़िंदगी में, जो अपने बहू को तंज किया करती है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। तो यूट्रस हर महीने अपने आप को तैयार रखता है कि वो बच्चे को लेगा, मतलब प्रेगनेंसी होगी फीमेल बॉडी में। तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, मतलब इंडोमेट्रियम, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ताकि जब बच्चा आए यूट्रस में तो उसको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म नहीं आया ओवा को फर्टिलाइज करने, तब तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, तब जाइगोट बनेगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। ठीक है, तो जो इंडोमेट्रियम ने ब्लड का सॉफ्ट बेड बनाया है ना, वो बेड टूटना स्टार्ट कर देगा और वेजाइनल ओपनिंग से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम पीरियड बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये 3 से 5 दिन का होता है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है। कुछ फीमेल बॉडी में 3 डेज का होता है, कुछ फीमेल बॉडी में 5 डेज का होता है, कुछ में 7 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इस फेज़ में हार्मोनल लेवल काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो ये देखो मेंस्ट्रुएशन फेज़ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी इतना ज़्यादा नहीं निकला हुआ है, FSH और LH भी लो ही हैं, तो यहाँ पे हार्मोनल लेवल लो होते हैं। फॉलिक्यूलर फेज़ को हम प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं और फॉलिक्यूलर फेज़ नाम ही से पता चल रहा है, इसमें फॉलिकल्स ज़्यादा बनती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये 9 डेज़ का होता है। 6th से ये फेज़ स्टार्ट हो जाता है और 14th डे तक ये फेज़ होता है। 14th डे ही ओवुलेशन होती है, मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है। ल्यूटियल फेज़ को हम सेक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं। ये 15th डे से 28th डे तक होता है। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ होती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीज होता है, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। ये मेल में भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। FSH की बात करें तो फिर ये ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स आप देखो, फॉलिक्यूलर फेज में फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि FSH सिक्रीट ज़्यादा होता है उस वक्त। फिर उसके बाद ओवेरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है और एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा कब होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में होता है, अगर आप इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम देखें तो। LH की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, नाम ही से पता चल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम पर एक्ट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जब सिक्रीट होगा तभी प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तब तो कॉर्पस ल्यूटियम वैसे ही रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जाइगोट नहीं फॉर्म हुआ, तो ब्लीडिंग के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, पीरियड्स में सब मिक्स हो जाता है। अब ये LH ओव्यूलेशन कॉज करवाता है। ठीक, तो हमने बात कर ली है, अगर स्पर्म नहीं आता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, लेकिन अगर स्पर्म आ जाता है तब क्या होता है, अब हम देखते हैं। ड्यूरिंग कोइटस, मतलब जब स्पर्म फीमेल वजाइना में जाता है, तब मोटाइल स्पर्म जो होता है वो चला जाता है। कैसे चला जाता है? अभी तो हमने बताया था, सर्वाइकल फ्लूइड होता है और उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है जो स्पर्म की एंट्री नहीं करने देता है। तो देखो, जब ओवम रिलीज होता है ना, ओवम 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलीज होता है।
तब वो जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि स्पर्म आसानी से फीमेल बॉडी में चला जाता है। ओके, फिर स्पर्म जाता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी, मतलब कि जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड इम्प्यूला रीजन में जाता है फैलोपियन ट्यूब के। फिर वहाँ पे ओवम भी रहता है और मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन हो जाती है। ये स्पर्म और ओवम की जो फ्यूजन है इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब स्पर्म और ओवम दोनों ही एक साथ एम्प्यूलरी रीजन में पहुँचते हैं। अगर कोई भी एक देर हो जाता है तब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजेशन के वक्त जब स्पर्म ओवा को फ्यूज़ करता है तब स्पर्म जोना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है और वो जोना पेलिसिडा लेयर दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। मतलब बहुत ज़्यादा स्पर्म होते हैं ना, तो वो सबसे पहले स्पर्म जो जोना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा वही फ्यूज़ कर पाएगा ओवम को। ठीक है, स्पर्म के एक्रोसोम में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइजिन जो कि एग एनवेलप्स को लोकली डिसॉल्व कर लेता है ताकि स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए ओवा को। ये दो जो हैप्लॉइड गैमीट हैं, स्पर्म और ओवा, ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है और उसी से पूरा एक बेबी फॉर्म होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट एम्प्यूलरी रीजन में बना है, अब ये यूट्रस में जाएगा तो ये माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा। ये 2 सेल्ड स्टेज बनेगा, 4 सेल्ड स्टेज, 8 और फिर 16 सेल्ड स्टेज। 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं और बाकी सबको ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। मोरुला डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमर्स होते हैं उसके पास 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होती हैं उन्हें हम इनर सेल मास बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट का जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये इंडोमेट्रियम पे होता है, ट्रोफोब्लास्ट इंडोमेट्रियम से एकदम अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, और ये 7th से 14th डे ऑफ प्रेगनेंसी में होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी उसमें कई सारी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, जैसे कि क्रियॉन जो कि प्लासेंटा बनाती है, एमनियन जो कि एम्ब्रियो के डेसिकेशन को प्रिवेंट करती है, एटलांटियोज जो कि एक्सक्रीशन को संभालती है और यॉक सैक एम्ब्रियो में हेमाटोपियोसिस करता है, मतलब कि ब्लड की फॉर्मेशन करता है। जो ट्रोफोब्लास्ट में कोरियोन लेयर होती है उसमें क्रोनिक विलाई होती हैं जो कि एक फंक्शनल यूनिट फॉर्म करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी, मतलब कि मदर की बॉडी से, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा फीटस से अटैच्ड होता है विद अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो HCG हार्मोन है ये अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, तभी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसमें अगर ये हार्मोन प्रेजेंस होता है तभी हम बताते हैं एक ह्यूमन फीमेल प्रेग्नेंट है। इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास में भी कई सारी लेयर्स आ जाती हैं, जैसे कि आउटर लेयर इक्टोडर्म, इनर लेयर इंडोडर्म और इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम मीजोडर्म बोलते हैं। ये 3 लेयर ही ह्यूमन बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब डेवलप करती हैं। ह्यूमन फीमेल में प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद एम्ब्रियो का हर्ट फॉर्म हो जाता है। 2nd मंथ के ख़त्म होते होते लिम्स और डिजिट्स फॉर्म होना शुरू हो जाती है। 12 वीक के ख़त्म होते होते, मतलब जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं प्रेगनेंसी का, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म हो जाते हैं, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन भी फॉर्म हो जाते हैं। 24th वीक के एंड में, मतलब 2nd ट्राइमेस्टर के एंड में बॉडी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड्स फॉर्म हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाती है और 9 मंथ के बाद फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तैयार हो जाता है पार्चुरेशन के लिए, मतलब कि डिलीवरी के लिए। फीटस का पहला मूवमेंट 5th मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, अब डिलीवरी कैसी होती है? तो ये जो सिग्नल्स होता है पार्चुरेशन का, डिलीवरी का, ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा देता है। यूट्रीन की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाती है, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और जब यूट्रीन की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब बच्चा डिलीवर हो जाता है। जब बेबी डिलीवर हो जाता है, ठीक है, तब फीमेल बॉडी के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और जो मदर फीड करवाती है मिल्क अपने बेबी को, उस पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। और लैक्टेशन के जो इनिशियल फ्यू डेज़ का जो मिल्क होता है उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर आपको पता है क्लोस्ट्रम मिल्क में
कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं पता है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। चैप्टर कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये सब कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माई वीडियो।